मुझे ख़ताकार सा इंसान मदीने में रहे, मुझे ख़ताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, के याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, कि जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, और यूं अदा करते हैं ओ शाक मोहब्बत की नमाज, यूं अदा करते हैं ओ शाक मोहब्बत की नमाज, के सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, और छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह कर आज़म, छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह कर आज़म, आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे, माशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत ही खूबसूरत ये कलाम नात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाज़। उस्मान सियालवी नात खां हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने किया इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं और एक और रोज़ा अपने अख्ताम की जानिब है। दिन
बड़ी तेज़ी से गुजर रहे हैं और साथ ही ये सिलसिला रमज़ान और खैर रमज़ान भी जारी है। मैं हूँ इमरान हसन और मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे, रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। मौसम की सख्ती के साथ साथ स्टिल कोशिश कर रहे हैं सारे रोज़ेदार जो हमारे इर्द गिर्द भी और हम खुद भी कि सब्र जो तहम्मुल के साथ रोज़े को हम पूरा करें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें ये तौफीक भी दे। लेकिन उसके साथ साथ इस गर्मी में जब रोज़ पे निकलते हैं तब हमें अंदाज़ा होता है कि रोज़ेदार वाकई बड़ी मुश्किल में है और सब्र तहम्मुल कहीं नहीं है। अगर लाहौर की खास तौर पे हम बात करें तो क्या फ़ायदा ऐसे रोज़े का जिसमें आप गुस्सा लोगों पे निकालें, जिसमें आप सख्त हो जाएं। और तेजी और जल्दी की बात की है, रोज़ा तो बहुत जल्दी। नरमी का पैगाम देता है ना, अगर रख ही लिया है तो निभाएं पूरा, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ताकि इसकी जज़ा मुकम्मल, जिसका वादा अल्लाह ने किया है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। खैर जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आज हम जिस हस्ती पाक का जिक्र करेंगे, हम रोज़ाना की बुनियाद पर कोशिश करते हैं कि हम किसी ऐसी हस्ती का जिक्र करें जिनकी ज़ात से हमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सीखने का मौका मिले। और आज जिस ज़ात पाक का तज़किरा हम करेंगे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन हस्ती है। आपके इल्म का मर्तबा ये है कि 2000 से ज़ायद अहादीस आपसे मरवी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पाक के बाद आप ही वो खातून थी, वो शख्सियत थी जो दर्स दिया करती थी और हज के मौके पर जब मक्का मुकरमा जाती तो लोग उनसे बातें सीखते और मसाइल का हल जाना करते। बिल्कुल, आज हम अमीरुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की अज़मत और फजीलत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, उनकी ज़िंदगी के हवाले से, और जो कुछ हम सीख सकेंगे इस नशिस्त के अंदर हम कोशिश करेंगे कि वो भी सीखें। और उसके लिए हम अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ जी इस टॉपिक के हवाले से ख़ुसूसन डिस्कशन के लिए प्रोफेसर नुरैत फ़ातिमा मौजूद हैं, जो कि एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, उसके साथ साथ एक होस्ट भी हैं। उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहिबा, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। इसके साथ साथ जी आपको पता है पॉलिटिक्स की बात भी करते हैं हम, और पॉलिटिक्स के लिए आज हमारे पास PMLN की रिप्रेजेंटेशन है और उसके लिए बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड गुड। बुशरा से भी डिस्कशन करेंगे। और आपको पता है किचन में तो हमारे ऐसे कैसे हो सकते हैं कि आमना कुछ बना ना रही हो, तो आमना इलियास हमारे साथ किचन से भी ज्वाइन करेंगे। आमना कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक वैसी। हूँ, आप कैसे हैं? वैसी की वैसी। आमना क्या बना रही है? मेन्यू बता दें आज हमें। वीकेंड है तो मेन्यू भी थोड़ा सा स्पेशल है हमारा। आज हम लोग चिकन स्टेक बना रहे हैं विद ब्लैक पेपर सॉस, मैश पोटैटोज, पूरा एक आपका प्लेटर होगा, एंड देन साथ में मफिन्स भी बेक हो रहे हैं। मैंने मफिन्स की तैयारी शुरू कर दी है। ड्रिंक में हम लोग ट्रॉपिकल मॉकटेल बना रहे हैं आज। ओके, वेरी। ये आमना आज हमें उन अच्छे वक्तों की याद दिलाएंगी जब रुपए की वैल्यू ज्यादा होती थी और हम रेस्टोरेंट्स में जाके स्टेक्स खाया करते थे। एक वक्त ऐसा था और आने वाले बच्चों को तो हम बताएंगे, अपने बच्चों को तो हम बताएंगे कि बेटा स्टेक्स भी होते थे जो हम खाते थे। अब हम इसलिए उनको इतना महंगा हो जाएगा, लाख रुपए के नोट आ जाने जैसी सूरत है। आमना से जरा क्विकली ये जो आमना मिक्स कर रही है जरूर जान लेते हैं। आमना क्या है ये? मफिन्स का बैटर मैं मिक्स कर रही हूँ और ये मैंने एग्स 1 एग है और ये 1/3 कप शुगर है। इसको मैं बीट कर रही हूँ, आप देखें जस्ट मैं हैंड ब्लेंड ही कर रही हूँ, ये काफी फ्लफी हो गया है। इसको मिक्स करके एंड देन इसके अंदर मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करके इसको मैं बाय द टाइम बेकिंग के लिए रख दूंगी। ठीक है। और जो स्टेक है उसकी मैरिनेशन और वो सारी चीजें भी चलती रहेंगी। हमारे कैमरामैन ये साथ साथ सब कुछ दिखाते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आमना से बीच में इंटरैक्ट हम भी हसरत भरी नजरों से देखते रहेंगे। हाँ, वैसे हमें नजर आता रहता है ना सामने एंगल पे आमना को आपने खड़ा किया। हम जरा प्रोफेसर साहिबा से बाकायदा आगाज करते हैं जो कि ऐसी मुकर्रम व मोहतरम हमारी मोमिनीन की वालिदा उम्मुल मोमिनीन का जिक्र है कि हम हमारी जिनसे मोहब्बत हमारी अपनी माओं से कई गुना ज़्यादा होनी चाहिए और है। बीबी आयशा सिद्दीक़ा का जिक्र है। फिर साहिबा ज़रा बताइए, हम अगर बुनियादी तौर पे कुछ औसाफ की बात करें उम्मुल मोमिनीन की, तो क्या बुनियादी औसाफ है जिनको लेकर हम उनकी शख्सियत का कुछ हल्का फुल्का जायज़ा ले सकते हैं या कुछ शक्ल सामने रख सकते हैं? बहुत शुक्रिया इमरान। अर्मिला एक्सप्रेस न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो आपको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। फिर 16 रमज़ानुल मुबारक योम फ़तह मक्का है, तो ये चीज़ें शायद अब हमारे सिलेबस में नहीं मिलती और हमारे सोशल मीडिया पर भी बहुत कम और मीडिया पर भी कम इसको खोला जाता है। मुकम्मल प्रोग्राम वैसे इस पे कर चुके हैं। अच्छा, लेकिन आज 16 तारीख है तो आज की निस्बत उससे है। और जुमा वैसे ही योम दुरूद है, योम मशहूद है, योम ईद है। तो जो खाने बन रहे थे और मैं देख रही थी कि वो वाकई सेलिब्रेशन जुम्मे की लग रही है।
और उस दिन में फिर निस्बत महबूब रब्बुल आलमीन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की, तो उस जिक्र के साथ आपने मुझे जोड़ने के लिए मदऊ किया, आपका बेहद शुक्रिया। और साफ तो सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा के इतने ज़्यादा हैं कि उनको अगर हम बयान करने लगें तो शायद ज़िंदगियां ख़त्म हो जाएं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल करीम ने जिनकी बारात, जिनकी शान नाजिल फरमाई, उनके बारे में मैं आप क्या कहें, मगर चूँकि आपने बात की कि हम अपनी नशस्त में कुछ सीखना चाहते हैं, तो सबसे बुनियादी और पहली बात जो हमें सीखनी है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज जितनी भी आपके निकाह में आई, वो चाहे मक्का के दौर के अंदर आप देखिए सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा फर्स्ट लेडी, पहली मुसलमान मोहसिना इस्लाम, 25 साल तक वो आपके निकाह में रही और उनकी मौजूदगी में आपने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। उसके बाद सैयदा सौदा रदियल्लाहु ताला अन्हा और इनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया। निकाह भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शव्वाल के महीने में फरमाया। उसके बाद फिर तमाम अज़वाज जो आपके हरम में आई, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। आपने भी तारुफ करवाया और कहा कि ये उम्मत की माएँ हैं। तो इस सिलसिले में अल्लाह ताला इनकी जो इख्तिसास बयान फरमाता है वो फरमाता है कि या निसा नबी लस्तुन्ना का हदम मिनन निसा, आम औरतें शुमार ना करना, दीज आर नॉट ऑर्डिनरी लेडीज, ये खास वो अल्लाह की चुनी हुई खवातीन हैं कि अल्लाह ने हरम नबी के लिए जिनको पसंद फरमाया। और खुद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 3 दफ़ा जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मेरे पास तस्वीर आयशा लेकर हाजिर हुए और ख्वाब में मुझे बशारत दी जाती रही कि ये आपकी वो ज़ौजा हैं जो दुनिया और आखिरत में आपकी ज़ौजियत में रहेंगी। अब उसके बाद आपने फरमाया कि आयशा को तमाम खवातीन पर वो फजीलत हासिल है जो सुरीद को तमाम खानों के ऊपर। फिर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम, जैसे मैं बात कर रही थी कि महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, चुना इसलिए गया। यहाँ पर खास तौर पर जो आज हमें बहनों बेटियों को ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि एक तो अल्लाह ताला ने जाहिलियत की रस्मों को ख़त्म करना था। मुंह बोले भाई की बेटी से कोई निकाह नहीं करता था, अरबों के अंदर यह रिवाज था। और शव्वाल के महीने को मनहूस समझा जाता था, उस महीने में भी निकाह नहीं किया जाता था। तो आपके निकाह के साथ इन दोनों फरसुदा रिवायात को ख़त्म किया गया। उसके बाद देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना वक्त आपके साथ गुजरा, आपने इक्तिसाब इल्म जो किया, आपने हवाला दिया हदीस का। आप ना सिर्फ मुहद्दिसा है मुकस्सिरीन के अंदर, मुकस्सिरीन का मतलब होता है कि कसरत से जिनसे अहादीस मरवी हैं, 2210 अहादीस इनसे मरवी हैं और 174 तो वो हैं जिन पर शेखैन मुत्तफिक हैं। और ऐसे ऐसे मसाइल के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट की आज बात होती है। इमरान, मैं तो रश करती हूँ अपनी किस्मत पर कि मुझे अल्लाह ने उस उम्मत में पैदा किया जिस उम्मत में औरत के तहफ़्फ़ुज़ और उसके हुकूक की पासदारी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने की। किसी ने कहा कि कुत्ता, गधा और औरत अगर नमाजी के सामने से गुजर जाएं तो उसकी नमाज फासिद हो जाती है। कुर्बान जाइए उम्मुल मोमिनीन के, आपकी गैरत जोश में आई और आपने फरमाया ये किसने ऐसी बात कर दी, तुमने हमें उस बद जानवर के साथ मिला दिया। हालांकि अपने हुजरे में मैं लेटी होती थी, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे होते थे और जब वो सजदा करना चाहते थे हुजरा इतना छोटा था कि फिर वो मेरे पाँव को इशारा करते और मैं अपने पाँव समेटती और आप सजदा फरमाते। फिर एक बहुत खूबसूरत किताब है दबिस्तान निज़ाम, डॉक्टर असलम फारूकी ने लिखी है और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह अहादीस की उसमें शरह बयान करते हैं। उसमें जो एक हदीस पाक मैंने इमरान पढ़ी, मैं इससे पहले उससे वाकिफ नहीं थी। हदीस पाक बहुत कॉमन है, हम अक्सर बयान करते हैं कि मुझे तुम्हारी दुनिया में 3 चीजें पसंद हैं, खुशबू, औरत और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। अब यहाँ पर जो खुशबू की शरह है वो तो खुशबू के तौर पर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह ने की, मगर जहाँ अन्निसा की बात आई वहाँ वो साहिब नज़र, साहिब बसीरत इरशाद फरमाते हैं महबूब सुबहानी, उस वक्त सामने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद थी, ये इशारा उनकी तरफ था। और जो फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, सैयदातुन्निसा खातून जन्नत जिगर गोशे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उस वक्त हालत नमाज में थी। आपने इशारा उनकी तरफ करके इरशाद फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक इस वक्त हालत नमाज में है। तो वो औरत जो उकाज के बाजार में बेची जाती थी, खरीदी जाती थी,
थी, जिसको इंसान होने का दर्जा भी हासिल नहीं था, जिसको जिंदा दफन कर दिया जाता था, उसको तकरीम दी, उसको बहसियत बीवी के वो राइट्स दिए कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदी खान से फरमाया कि ऊंटों को आहिस्ता चलाओ, इसके ऊपर जानते नहीं कि नाजुक आबगीने वाह सवार। वाह वाह, क्या तो फिर खूबसूरत अहाता आपने नूरीत साहिबा किया है। और यकीनी तौर पे हम दावेदार कितने हैं आज मुसलमान होने के भी, और खैर इश्क़ रसूल के तो दावे हमारे बहुत ही बड़े हैं माशाअल्लाह। और फिर सीरत नबवी का कितना अमल दखल है, क्या हम औरत को, अपने घर की औरत को या घर से बाहर की औरत को वो ताज़ीम देते हैं जिसकी तरगीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी? ये बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, इसमें फिर एक बड़ी अहम वर्किंग क्लास आ जाती है जो कि इस चीज़ को फेस करती है। मुझे लगता है कि शायद घर पे बैठी जो ख़वातीन हैं वो घर के अंदर वाली अजीमा तो उठाती हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन जो काम करती हैं, जो लोगों को फेस करती हैं, उनको ज़रा ज़्यादा बड़ा जिगरा करना पड़ता है। तो उनकी रिप्रेजेंटेशन भी चूँकि हमारे साथ मौजूद है, बुशरा साहिबा, उन्होंने कहा कि हम इनको बड़ा प्यार है अपने काम से, तो हम इन्हीं से पूछ लेते हैं कि आपका जो काम से प्यार है कहीं आड़े आ जाता है इस माशरे की माशरती नाहमवारियों के सामने, जिसकी वजह से औरत के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है काम करना एंड ऑल दैट? आपने तो वैसे फील्ड ही इतनी मुश्किल चूज कर ली है, वो भी सियासत के अंदर। सियासत नहीं, मेरा ख्याल है कि वाकई में जिस तरह इन्होंने अभी आई एम स्टिल, वो कहते हैं ना, इतनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने औरत को, और जिस तरह माशाल्लाह हमारा रिलीजन इतना आपको रिस्पेक्ट और प्यार और हर चीज़, देखो देर एम्पावरिंग यू। मैं थोड़ा सा बिकॉज आई एम स्टिल, वो कहते हैं ना, इन ऑ, जिस तरह उन्होंने बताया है। और देखो प्यार, नज़ाकत भी दे दी और फिर एम्पावरमेंट का भी एक वो दे दिया और सारा कुछ। अगर आप उसी तरह लेके चले, बिकॉज इस्लाम इज़ अ वे ऑफ लिविंग। इस्लाम में जो कुछ आया वो आपको बताया, उसके थ्रू बताया कि इस तरह इस महीने में जिस तरह कहते हैं ना कि आप निकाह भी कर सकते हैं और सारा कुछ। इट्स जस्ट अ वे ऑफ टेलिंग पीपल। अगर वही, बट सैडली हमारी सोसाइटी के अंदर हमारे कल्चरल वैल्यूज़ और मॉरल्स जो हैं वो इतने डिटीरियरेट कर गए हैं, उधर इतना ज़्यादा वो आ गया कि हाँ बहुत मुश्किल है एक औरत के लिए टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस, लेकिन इट हैज़ बिकम द नीड ऑफ द आवर। फिर हम देखें ना, अगर आप हुकूमत की बात करते हैं तो हमें औरत को ना सिर्फ वो कहते हैं ना वर्क प्लेस में जॉब्स दिलवानी है, बल्कि द मिनट शी स्टेप्स आउट ऑफ द हाउस उसको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। शायद ये सब कुछ इसलिए करना पड़ा है कि हम एज अ सोसाइटी हमारे अपने मॉरल्स एंड वैल्यूज जो हैं वो कहीं ना कहीं डिटीरियरेट कर गए हैं कि औरत जब बाहर निकलेगी तो वो लगता है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएगी। इजी जो टारगेट है ना, और स्पेशली जब आप वर्किंग वुमेन की बात करिए बुशरा, हम जरूर चाहेंगे क्योंकि आप रिप्रेजेंटेशन भी कर रही हैं उस क्लास की। अनफॉर्चुनेटली आपने पब्लिक या सोसाइटी के नॉर्म्स और मॉरल वैल्यूज की बात की। हमारे यहाँ वर्किंग वुमेन के चैलेंजेस शायद एक आम औरत से भी ज़्यादा है, बिकॉज यू हैव टू गो आउट फ्रॉम योर हाउस एवरी डे, और फिर आपने लोगों को फेस करना है। आपके वर्क प्लेस में बहुत सारे मसाइल हैं, आप ट्रैवल कर रही हैं, वहाँ बहुत मसाइल हैं, आपके कॉलीग्स हैं, दो बहुत अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली फिल्टर होने में बहुत टाइम है अभी। सो हाउ डू यू सी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना इवॉल्व किया है सोसाइटी की माइंडसेट ने? अरबला काफ़ी कर लिया। इफ आई से कि नहीं किया देन आईड बी रॉन्ग। यू सी, आप देखें चेंज डजंट हैपन ओवरनाइट। अगर आज एक मोटरसाइकिल पे औरत या लड़की स्कूल या कॉलेज जा रही है तो अब इट्स बिकम एक्सेप्टेबल, लोग डाइजेस्ट कर गए। 2013 में जब मैंने सियासत ज्वाइन की, आई वाज अ प्रोफेसर एट लम्स से उठ के पंजाब असेंबली में जाना और वहाँ पे वो एक्सेप्टेबिलिटी उसमें, और जिस तरह की अब हम इश्यूज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस रेस कर लेते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस आ गई है। वो कहते हैं ना कि वो आप घर बैठ के डरते रहें, वो खौफज़दा रहें। यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू बिकम पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड द सोसाइटी विल एक्सेप्ट यू वन डे, एंड एक्सेप्टेंस आ गई है। हाँ, मुश्किलात बहुत हैं। मुश्किलात मेरा ख्याल है अरमिला, हम जो वर्किंग वेमेन हैं उनके लिए तो हैं ही हैं, लेकिन ये जो कोविड पीरियड अभी हमने देखा है उसमें जो डोमेस्टिक वायलेंस भी खवातीन को फेस करनी पड़ी ड्यू टू फाइनेंशियल क्रंच हो गया, ड्यू टू डिप्रेशन, ड्यू टू अ लॉट ऑफ अदर इश्यूज, पर उनके ऊपर पर्दा डल जाता है समहाउ, बिकॉज वो घर की बात होती है, घर में ही दबी चली जाती है। तो कहने की बात ये है कि ये जो बात इन्होंने इतना खूबसूरत तरीके से इस्लाम में जो औरतों की इम्पोर्टेंस और प्यार और वो सब कुछ है, शायद वो हम सबको, ना सिर्फ वर्किंग वुमेन को, पर जो घर पे जो डोमेस्टिक वायलेंस का सामना फेस कर रही हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा नो डाउट। अच्छा प्रोफेसर साहबा, एक तरफ हम वैसे तो इस्लाम में जो इमामत है वो मर्द के जिम्मे है और इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है,
और अपने घर में मर्द को ही लीडर करार दिया गया है या हाकिम करार दिया गया है टू रन द अफेयर्स। हाकिम इन नॉट द सेंस कि आपने दूसरे को स्लेव समझना, ये गलत मीनिंग भी लोग लेते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आई सी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लीडरशिप रोल भी दिया उम्महातुल मोमिनीन को, अपनी अज़वाज को, और वो लीडरशिप रोल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए भी हमें नजर आता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद भी नजर आता है बीबी आयशा की सूरत में। हाउ डू यू डिफाइन दिस लीडरशिप रोल इन अ वुमेन? बहुत ही खूबसूरत एंगल इमरान आपने लिया है इस गुफ्तगू में, और मैं तो खुद चाह रही थी कि इसके ऊपर आप बात करें। जैसे मैम भी बात कर रही थी, मैं तो इस्लाम को सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की कलिमा पढ़ने से जानती हूँ कि फर्स्ट लेडी एक औरत दीन इस्लाम को अपनी मर्जी से, हम कहते हैं ना कि ये सिलेक्शन जो है वो ऑफ रिलीजन, ये आपका राइट है, और जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं, तो उस दौर के अंदर कि जहां मैंने थोड़ा सा नक्शा खींचा उकाज के बाजार का, कि जहां एक औरत को अपने हुकूक तो क्या इंसान होने का भी दर्जा हासिल नहीं था, वहां न सिर्फ इस्लाम कबूल करना बल्कि अपना वो बिजनेस भी रन करना कि जो मोर देन 75% मक्का जो है वो सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के बिजनेस के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुंसलिक था। फिर यहूदी और नसारा जो है वो आपके बिजनेस के साथ मुंसलिक थे। उस दौर के अंदर फिर आपको इतना हक अल्लाह करीम ने इस्लाम की सूरत में दिया कि सिलेक्शन ऑफ योर स्पाउस, आप खुद रिश्ता भिजवाती हैं सैयदा नफीसा रदियल्लाहु ताला अन्हा के जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आज यूनिवर्स, जी बिल्कुल, और आज सारे मैसेजेस थे ना, बिल्कुल ये इस्लाम को फॉर्म किया जा रहा था ना, ट्रेडिशन सेट किया जा रहा था, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहे थे। हुकूक की बात जो हम करते हैं ना, वो तो मैं कहती हूँ आज से 14.5 सदियां पहले मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अता कर दिए। जिन बेटियों को जब जिंदा दफन किया जाता था, आपने उनके इस्तकबाल के लिए उठकर खड़े होकर आगे बढ़ के सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का माथा नहीं चूमा, आपका हाथ नहीं चूमा, अपनी कमली बिछा के उस पर बिठाकर फिर आपने फरमाया फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। गज़वात के अंदर आप देखिए उम्महातुल मोमिनीन हमें नजर आती हैं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात कर लीजिए, ग़ज़वा उहद के अंदर सहाबाए किराम रिवायात करते हैं कि हमने उम्मुल मोमिनीन को देखा कि आप मिश्की से भर भर कर जख्मियों को पानी पिला रही हैं। ये रोल है एक माँ का, एक लीडरशिप का, जो आप बात करें। और आज बात करते हैं जी ख़वातीन को इस्लाम इजाजत नहीं देता कि वो दीन की बात करें या वो पढ़ाएं। 4000 से ज्यादा सहाबाए किराम डायरेक्टली और 4000 इनडायरेक्टली आपके स्टूडेंट्स हैं। आप मुफस्सिरा हैं, बिल्कुल आप मुफस्सिरा हैं, आप मुहद्दिसा हैं, आप मुअल्लिमा हैं, इल्मुल अंसाब, इल्म तारीख, कौन सा इल्म, इवन के आप जो है मेडिकल साइंस के साथ इतनी ज्यादा आपको शगफ था। लोगों ने पूछा सैयदा आपने ये कब सीखा, कहां से सीखा? फरमाती है कि जब वो फूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, आप उनको हिदायत जारी फरमाते थे, तो मैं सीखती रहती। अच्छा प्रोफेसर, शी वाज देयर इन द प्रेजेंस, तो मतलब इतना प्रोग्रेसिव है इस्लाम और इतना ज्यादा कंजर्वेटिव दिखाते हैं, यू नो दैट इज। अच्छा एक और क्वेश्चन, ऑब्वियसली मैं ब्रेक पे भी जाने में चाहूंगी, क्विकली इसको भी आंसर करें। ये तो खातून के हवाले से कि लीडरशिप रोल उनके अंदर था, बट स्टिल एक आदमी को, एक औरत को अथॉरिटी भी देना, अथॉरिटेटिव पोजीशन में टॉलरेट करना, ये भी एक बहुत बड़ी हमारे माशरे का अलमिया अनफॉर्चुनेटली। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद भी फरमाया। और हमने देखा जिस तरह बस आयशा की बात करी है, जैसे खतीजा की बात करी है, इन दोनों अमीरुल मोमिनीन ने वो करके दिखाया और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इनकरेज भी किया। सो हाउ डू यू कमेंट ऑन दैट कि ये इनकरेजमेंट एक आदमी की तरफ से भी कितनी जरूरी है? देखिए मैं यहाँ समझती हूँ कि यहाँ भी कसूर माओ का है। मैं खुद एक माँ हूँ, मेरे 3 बेटे हैं। जब बहू की बात आती है हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और हो जाते हैं, जब बेटी की बात आती है और हो जाते हैं। तरबियत किसने करनी है? हमने करनी है ना, तो फिर हम किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। आज मैं अपने बेटे की अच्छी तरबियत करूंगी, कल वो अच्छा शौहर बनेगा, कल को वो अच्छा बाप बनेगा। मगर जो जब हम वो हदीस पाक में आता है कि जो तुम अपने लिए पसंद करते हो तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता कि जब तक कि तुम वही चीज दूसरों के लिए भी पसंद ना फरमाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो राइट्स खवातीन को दिए वो आपने अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट किए। विरासत का हक, मिल्कियत का, इवन जो मैं सिलेक्शन ऑफ स्पाउस की बात कर रही थी, हम तो ये कुरैशी खवातीन है ना, उम्महातुल मोमिनीन सैयदा खदीजा और सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये तो सरदार कबीले से हैं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खादिमा, आपकी लौंडी हजरत बर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ लाती हैं और कहती हैं या रसूल अल्लाह, मेरे फादर ने मेरा निकाह मुगीज से कर रखा है, मैं उसको लाइक नहीं करती।
तो आपने फरमाया कि ए बरा, क्या तुम इसको पैचअप को कायम रख सकती हो? उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह ये हुक्म है? आपने फरमाया हुक्म नहीं है, चॉइस है, हुक्म नहीं है, ये चॉइस है। वाह वाह। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह फिर मेरा तनसीख निकाह फरमाए। आपने निकाह तनसीख फरमाई, आपने कैंसिल किया और उसके बाद फरमाया जहां चाहती है वहां जाकर निकाह कर। वाह वाह वाह। ये तो एक कनीज के लिए राइट्स आप। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू जारी है और ऐसे पहलू भी हमारे सामने आ रहे हैं अमूमी तौर पे जिन पे हम बात करने से घबराते हैं। तो ये बड़ा मसला है, हमें मना कर दिया जाता है कि नहीं नहीं ये बात नहीं करनी, भी बात नहीं करेंगे तो जानेंगे कैसे। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। मेरे कमली वाले जैसा कोई था ना है ना होगा, मेरे कमली वाले जैसा कोई था ना है ना होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा, मेरे कमली वाले जैसा। उन्हें खल्क करके नाज़ा हुआ खुद ही दस्ते कुदरत, उन्हें खल्क करके नाज़ा हुआ खुद ही दस्ते कुदरत, कोई शाहकार ऐसा कभी था ना है ना होगा, कभी था ना है ना होगा, मेरे कमली वाले जैसा। और मैं हूँ वक्फ़े नाते गोई किसी और का कसीदा, मैं हूँ वक्फ़े नाते गोई किसी और का कसीदा, मेरी शायरी का हिस्सा कभी था ना है ना होगा, कभी था ना है ना होगा, मेरे कमली वाले जैसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ जी मेहमान तो हमारे साथ मौजूद हैं ही। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो अज़मत और फ़जीलत है उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे मेहमान भी हैं। लेकिन मेहमानों की जानिब जाने से पहले ज़रा आमना से अपडेट ले लेते हैं कि आमना के मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं। तो आमना बताएं क्या चल रहा है? जी मफ़िन्स रेडी हैं, बेक होने के लिए जा रहे हैं। और जो स्टेक है मैं उसको मैरिनेशन जस्ट मैंने इसको ऑयल और गार्लिक एंड सॉल्ट लगा के इसको मैंने रख दिया था। अब इसमें मैं बाकी की सॉसेज ऐड कर लूँगी, आपके सामने कर लेते हैं। ये देखिएगा चिली सॉस है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा पेपरिका पाउडर मैं ऐड करूँगी, जस्ट 1.5 टीस्पून। ये ऑयस्टर सॉस है एंड विनेगर, ये ऐड करके इसको मैंने थोड़ा सा पैन में कलर देना है जस्ट, और फिर मैं इसको बेक करूँगी। हम लोग प्रॉपरली इसको इस पर कुक इसलिए नहीं करते
क्योंकि फिर ये इसके जूसेस खत्म हो जाते हैं, जो एक और ये chewy सा ऑयल भी texture आ जाता है। ज़्यादा एब्जॉर्ब कर बिल्कुल, लेता है। और जब हम इसको बेक करेंगे तो इसके जूसेस जो हैं वो इसमें रिटेन रहेंगे, और मैं इसको इसके ऊपर जब पैन सीड कर लूंगी एंड देन मैं इसको ओवन में रख दूंगी। आपके सामने ये मफिन्स जो हैं वो बेक होने के लिए जा रहे हैं। और आमना आप ये मफिन कितनी देर के लिए ये oven में 20 to 25 मिनट्स लेंगे। 180 डिग्री पे ओवन प्री हीटेड है, उसमें ये 20-25 मिनट्स में निकल के आ जाएंगे। आपके सामने मैं इनको ओवन से निकालूंगी। परफेक्ट, ठीक हो गया। आमना ने मफिन जो है इधर रख दिए ओवन में, और अब ये अपने मैरिनेटेड चिकन, और आमने जो आप चिकन को बेक करेंगी ये कितना टाइम बेक करेंगी? तकरीबन इसको भी मैं 20 मिनट 20 मिनट्स। ऊपर से इसके जस्ट कलर आ जाएगा, और जो हम लोग इसका टेंडरनेस है उसको लेने के लिए हम लोग इसको बेक करेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें जी, गुफ्तगू करते हैं। अच्छा चले, मैंने कहा आप तो पूरा खो ही गए, आप मैंने कहा तो बना के इमरान मुसलसल किचन में खोए हुए हो। मैंने भाई आपको बताया कि मैं सबसे बनता है ज्यादा आपका। इररिलेवेंट महसूस करता हूँ इस सेगमेंट के अंदर अपने आप को। खाने की हद तक ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि शायद अरबला और आबना वापस आएंगे, बना के लेके आएंगे। खैर जी, उम्मीद के साथ क्या हमारे साथ मौजूद हैं मेहमान भी। चूंकि बुशरा, ब्रेक पे जाने से पहले हम एम्पावरमेंट के हवाले से बात करते हैं। मुश्किलात क्या हैं आजकल सियासत के अंदर, आपकी पार्टी को लेकर भी जरा इन स्पेसिफिक अगर बात कर लें। हम बात करते होते हैं सियासत की, खैर रमजान के अंदर, तो आप इतना हैरान मत होइए। इतना ज्यादा वो पोल्स अपार्ट लग रहा है ना, अभी हम एक अपनी दुनिया में हैं। हाँ। और इतनी खूबसूरत बातें पता लग लेकिन रमजान में भी जो हीट है पॉलिटिक्स की वो अपनी जगह पे मौजूद है। सो कैसे देखती हैं आप? It's chaotic. I think chaos is a word that explains the current scenario. और वही बात है ना कि whatever needs to be decided soon. आपकी जमात ने सोचा था कि एक साल के बाद जब ये अप्रैल 2023 आएगा और आप पहली एनिवर्सरी मनाएंगे सिटिंग गवर्नमेंट की, तो ये सूरत हाल होगी, ऐसा सोचा था आपने, या मुख्तलिफ हो गया, कुछ सरप्राइज हो गया आपके लिए? इमरान, यू सी, अगर मैं ये कहूँ कि एक शॉकिंग था या सरप्राइज था, यू सी पिछले 4 साल से, और अगर आप पिछले साल रमज़ान में इतना इराटिक मैंने कभी असेंबलियों का माहौल नहीं देखा। मुझे अच्छी तरह याद है, ये वही टाइम है जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बातें, और वो पूरा होटल्स में रहना, पहला रमज़ान था हमारा, और तब से ही तो आई थिंक उसके बाद से हमने इतना कुछ देख लिया है असेंबली में जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल एट एवरी लेवल। वो 4 साल असेंबली ऑर्डिनेंस पे चली, उसके बाद वो आपको कहते हैं ना, थ्रेशोल्ड बिल्ड होता जाता है। तो अगर आप मुझे एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बात करें, तो मेरा ख्याल है मैंने इतना कुछ देख लिया है जो कि मैं अपने सीनियर्स को भी पूछती हूँ, वो कहते हैं हमने सियासत में इस लेवल की विंडिक्टिव पॉलिटिक्स नहीं देखी। सियासत में हमेशा से अपोजिशन का एक रोल होता था और अपने व्यूज होते थे, एक प्रोडक्टिव रोल होता था। या लेकिन इस तरह का जो अब ये वो कहते हैं ना कि देयर इज नो सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम बिकॉज इट इज मोर ऑफ एन इगोइस्टिक। लेकिन आपके मुखालिफिन तो ये कहते हैं ना कि पहले तो आप लोगों ने बारियां लगाई हुई थी कि ये बारी तुम्हारी, ये मेरी, और आप आते थे एक दूसरे को स्पेस भी देते थे, टाइम भी देते थे, और गुजर जाता था। असल ऑपोजिशन बकौल उनके तो अब मिल रही है आपको। नहीं इमरान, दिस इज रॉन्ग। मुझे ऐसे लगता है अब जाके मुझे एग्जैक्टली समझ लगा कि वो जो पिछले सियासतदान, वो जो चार्टर ऑफ वो हुआ था साइन डेमोक्रेसी, वो क्या वजूहात थी, बिकॉज उन सब ने भी इसी तरह टाइम ज़ाया किया एक दूसरे के ऊपर केसेस करके, ये वो। उसके बाद उन्होंने रियलाइज किया इसमें सिर्फ टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज ज़ाया होते हैं। जब एक हुकूमत आती है और वो दूसरे पे केसेस खोलती है, तो उसमें इमरान खान वेयर डिड ही गो रॉन्ग? ही वेंट रॉन्ग बिकॉज उनका फोकस डिलीवरेंस पे नहीं था, उनका फोकस था कि मैं एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी, एंड दैट इज नॉट हिज डोमेन। दैट इज नॉट हिज डोमेन। हिज डोमेन वाज टू डिलीवर जो वो आवाम से वादे करके आए थे, जहां पे उन्होंने वो जाया किया वक्त। और मेरा ख्याल है वो जो कहते हैं ना कि जी मुकमुका की सियासत, वो मुकमुका की सियासत नहीं थी। उन्होंने भी शुरू में एक दूसरे पे केसेस खोले और रियलाइज किया कि ये तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। फिर उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, मेरा ख्याल है कि अब हमें फोकस डिलीवर। अच्छा बुशरा, वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, बात फिर भी एक्सेप्टेबिलिटी की है ना। जमहूरियत पे तो नंबर काउंट होता है कि नंबर्स किसके पास। बिल्कुल। स्टिल ही गॉट द नंबर, स्टिल ही गॉट द एक्सेप्टेबिलिटी, हिज नैरेटिव इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय द मैसेस। दैट्स व्हाट वी सी। सोशल मीडिया सेज द सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे है ना ये जो आपने आज देखा कि केपी में उन्होंने कितने जो भर्ती हुए थे, जो गवर्नमेंट उसके ऊपर थे पेरोल पे, आपके ये इन्फ्लुएंसर्स, जो कि ये एजेंडा। यू सी इमरान, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग,
politics has changed immensely. Imran Khan came with the social media, he came up with the propaganda की सियासत. हमें था कि डिलीवर, हमने कहा था रोड बनेंगे, पुल बनेंगे, कल को इनके ऊपर सियासत करेंगे, इलेक्शन जीतेंगे. इलेक्शन जीत रहे हैं ना वो, ये तो कह रहा हूं. इलेक्शन जीतेंगे. सिर्फ ट्विटर पे तो नहीं जीत रहे, इलेक्शन भी जीत रहे, ये तो मैं कह रहा हूं. नहीं इमरान, दैट्स नॉट द सिनेरियो राइट नाउ. अच्छा. ठीक है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादातर प्रोपेगेंडा. ठीक है, हम लोग के हाथ जो हमने नून लीग ने लिया ना ब्रांड, जो महंगाई का, जो IMF से सारे वादे कॉन्ट्रैक्ट हुए, वो हम शायद बता भी नहीं पा रहे कि ये हमने साइन नहीं किए हुए. ये एग्रीमेंट्स पहले के साइन हुए हुए. और मार्च में जब पेट्रोल भी सस्ता हुआ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया, probably they knew that उनकी हुकूमत जा रही है और उसकी वजह से उन्होंने ये लैंड माइंस बिछाई. लेकिन अवाम सुनने को तैयार नहीं, जिसके पैसे निकल रहे हैं. इट इज सैड कि इतनी महंगाई है कि जो नून लीग ने पहले भी डिलीवर किया था और हमें पूरा यकीन था कि हम अब भी डिलीवर करेंगे. इन द एंड बुशरा, आपको लग रहा है इलेक्शन होंगे? 3 दिन से मुसलसल मुख्तलिफ ये कोई हाइपोथेसिस बना रही है, रेंट पे निकालेंगे. Honestly, I want to know myself as well because मेरा तो I'm at stake because you see. आप अर्मिला से पूछे चले. मुझे नहीं पता. मैं तो सियासतदानों से पूछ रही हूँ कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे. You see, if I go buy fruit as well, तो मैं फ्रूट वाले से पूछता जाती हूँ, आपका क्या ख्याल है इलेक्शन होंगे या नहीं? चले इसको रिफ्रेश कर देते, होने चाहिए इलेक्शन. राइट नाउ आई डोंट थिंक सो. नहीं होने चाहिए. ठीक ओके, चले हमने अभी नहीं हमने प्रोफेसर साहिबा से बात करनी है टॉपिक के हवाले से. आप मैंने कि ये ना पूछ ले इलेक्शन होंगे कि नहीं. नहीं, वो इस्लामिक स्कॉलर है तो वो बिल्कुल बात कर सकते हैं क्योंकि इस्लाम और सियासत साथ साथ है, अलग नहीं है. प्रोफेसर साहब, ओवर टू यू प्लीज. देखिए, सियासत की बात हो रही थी. सैयदा हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा बिनते सिद्दीक़ बिनते उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप के भाई सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा पॉलिटिक्स से एक कुछ मामलात से अलग रहे. तो आपने उनकी तंबीह फरमाई. क्यों? इसलिए कि वो हदीस पाक का मफहूम है कि जिसको मेरी उम्मत के मसाइल से कोई गरज नहीं है उसका मुझसे क्या ताल्लुक. तो मखलूक खुदा, वो हाली ने कहा था ये पहला सबक है किताब खुदा का कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का. वो तो सारी मखलूक को अल खल्क़ु अयालुल्लाह जो हदीस पाक है उसके दर्जे में वो मखलूक खुदा है. तो जब हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो ये तो हमें अपनी जान से भी प्यारा है, नो डाउट. और हम तो इसके लिए दिन रात दुआ गो हैं कि अल्लाह करीम इसको. तो कोई क्या रोल है हमारे जो साहिब इख्तियार हैं उनका भी और फिर हमारी आवाम का भी, क्योंकि मुश्किल बड़ी है, माली मुश्किलात भी हैं, मुआशी मुश्किलात भी हैं, मुआशरती मुश्किलात भी हैं. देखिए, ये बात हम अक्सर जब नेशनल डेज आते हैं तो उनके ऊपर ही खोलते हैं. बट थैंक यू सो मच कि आप लोग आम दिनों में भी इस पर बात कर रहे हैं. मैं ये समझती हूँ, अलामा ने कहा था हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा. हर एक को अपना रोल प्ले करना था. 75 ईयर्स हो गए, अभी तक हम जो है वो जवाब शिकवा के ऊपर खड़े हैं. हम जवाब शिकवा पर कब आएंगे? क्या बात. हमने वो लीडरशिप अभी तक पैदा ही नहीं की कि जो सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना अली उल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाह वजहुल करीम के रूल्स को लेकर चले कि जुल्म के ऊपर कोई भी कौम खड़ी नहीं रह सकती. लेगेसी को लेकर चले. आपको अदल और इंसाफ कायम करना पड़ेगा. बातों और तकरीरों की वही बात जो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई थी कि तुमसे पहली कौमें क्यों तबाह हुई. इसलिए कि जब जो कानून की इम्प्लीमेंटेशन की बात आती थी तो वो जो सो कॉल्ड अशराफिया उनको छोड़कर अवामुन नास के ऊपर अप्लाई होता था. आज भी यही होता है. तो इसलिए जब तक हम कॉन्शियसली एफर्ट नहीं करेंगे और हर शख्स जो जिस मनसब के ऊपर है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो एक गेट कीपर या पीएन क्यों नहीं है, अवाम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यूथ, हमारा जो यूथ है, कांस्टेंट ब्लेम गेम. मुझे बड़ा दुख हुआ, लगा दिया गया छोटी सी बात, चलो वो तो जो भी है छोटी सी बात है. वहाँ पे कराची में दिखाया कि कोई 10 रुपए फी पर किलो फ्रूट दे रहे थे. वो सच अ गुड जेस्चर. आप देखें अवाम क्या कर रही थी. डिफेंस में मेरे घर के पास 2 गलियां छोड़ के इफ्तारी के टाइम पे वो बाहर खाना बांटते हैं और जैसे लोग उनके घरों के ऊपर चढ़ गए, वो बेचारे रो पिट रहे थे, उनके गेट के ऊपर चढ़ गए. मैं खाली ये बात कहती हूँ कि ठीक है हुक्मरान की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट अवाम की भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और मैं एक बात आपको इमरान बताऊँ, हम एज ए नेशन हम में 100 बुराइयाँ होंगी
बट व्हेन इट कम्स टू चैरिटी पाकिस्तानियों No doubt, there is no बिल्कुल comparison. बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं No है। doubt. और अगर आप कहते हैं कि अवाम गरीब है, या कोविड के टाइम पे जितनी लोगों ने चैरिटी की है और अभी भी I कर agree, रहे I हैं, agree. we agree. कोई बंदा भूखा नहीं मर रहा। मेरे ख्याल से गरीबों के पास नॉर्मल डे से ज्यादा है खाने को इसमें रमजान कोई में। शक नहीं है। एक छोटे से रूट से हम जाते हैं तो मेरे को 10 दस्तरखान तो हमारे रास्ते में बिल्कुल, भी आ हमारे जाते रास्ते हैं। में। हर बंदा करता है और चैरिटी वी आर बिग ऑन दैट, लेकिन फिर गरीब लोगों का भी तो कुछ फर्क चले है। इन लास्ट 30 seconds कुछ कंक्लूजन, एनीथिंग, सम सजेशन, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ पॉलिटिशियन, यू लाइक टू से टू द पीपल? आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, क्योंकि रमज़ान का महीना और उन्होंने इतना प्यारा, इतना खूबसूरत इस्लाम की जो कुछ बातें की हैं, वी नीड टू कॉन्टेम्पलेट, और हमें समझना है, सोचना है कि ये चीज़ें हम कैसे अपने अंदर अपनी लाइफ में इनकलकेट करें। नो नो लवली Professor, प्रोफेसर anything for last 30 एनीथिंग कुछ ऐड? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हवाले से एक ही मैसेज मैं देना चाहूँगी इस उम्मत की बेटियों को कि द मोस्ट लर्नड लेडी ऑफ द हिस्ट्री, और उन्होंने किस तरह शगफ के साथ, शौक के साथ दीन को सीखा, इल्म को सीखा, कि आप हर वो मसला रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा करती थी। अंसार की ख़वातीन आपके पास आती, आप फतवा दिया करती थी कि जिनके बारे में हम बात कर रहे थे कि आमतौर पर हम बात नहीं करना चाहते या करते नहीं हैं, तो जो आपकी इंडोर जितनी भी लाइफ है उसके सारे मामलात हम तक पहुंचे। तो आज की बहनों बेटियों को खास तौर पर इल्म की तरफ राग़िब लर्न करना। करें। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दे वर टू डिफरेंट कलर्स इन आवर शो, लेकिन हमने कोशिश किया कि उस पर उसका मजमूई तौर पर जो बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़ात अक़दस का जो उनका नमूना है हमारे सामने, उससे कैसे फ़ायदा उठाए, इस पर हम बात करें। वक्त हमारे पास कम है, हमने अपने सेगमेंट की जानिब जाना है। मुसलमान साइंसदानों के बारे में आपको दिखाते हैं आज के मुस्लिम साइंटिस्ट में कौन सी शख्सियत हैं, वकार भाई बता रहे हैं। देखिए अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं अजीम मुसलमान साइंसदान। वो साइंसदान जिन्होंने दुनिया बदल के रख दी, वो साइंसदान जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आज की जो तरक्की है, इंसानी तरक्की है या साइंस की जो तरक्की है, उसमें जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कमाल है। उन्होंने वो बुनियादें फराहम की, रिसर्च के वाले से वो बुनियादें फराहम की। आज जिस अजीम मुसलमान साइंसदान का हमने जिक्र करना है उनका नाम अलबतानी है, और मुकम्मल नाम जो है वो अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न जाबिर इब्न सन्नान नारकी अलहरानी अलसाबी अलबतानी। इनकी जो पैदाइश है वो 858 ईस्वी में है और उनकी वफ़ात 929 ईस्वी में है। इनका जो शोबा है, जो साइंस का शोबा है जिस पर इन्होंने तहकीकात की हैं, वो फल्कियात है, इल्मुल नजूम है और रियाजी है। इन पे बात करते हैं कि इनका एक्चुअली कितने ये बड़े आदमी थे। एक तो माहिर फल्कियात थे और रियाजी दान थे। इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री में मुतअद्दिद तसव्वुरात जो है वो मुतारिफ करवाया। हमने अल-खारज़मी के हवाले से आपको बताया था कि वो कितने बड़े मैथमेटिशियन थे। इसी तरह इन्होंने भी ट्रिग्नोमेट्री में मुतअद्दिद जो तसव्वुरात थे वो मुतारिफ करवाए थे। और कुरून वस्ता के जो माहिर फल्कियात हैं कोपरनिकस, उनकी किताब में इनके हवाले कसरत से दिए गए हैं। सिर्फ इससे आप आइडिया लगाइए। कोपरनिकस जो है उस वक्त के बहुत सारे मुसलमान साइंटिस्ट्स ने का हवाला देते हैं, बहुत सारे रेफरेंसेस देते हैं। उनमें से एक ये भी हैं, अलबतानी भी हैं, और जो उन्होंने बुनियादें फराहम की थी, जो बेसिक काम किया था वो बहुत कमाल था उस वक्त के मुसलमान साइंटिस्ट ने। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि इन्होंने साल और मौसमों की जो तवालत है उसकी पैमाइश को बेहतर बनाया। सालाना जो सरमाई और गरमाई नुक्ता एतदाल का जो दोबारा से हिसाब किताब लगाया। उन्होंने सूरज की औज मदार यानी कुर्रे अर्ज से जो दूर तरीन नुक्ते पर उसकी जो पोजीशन है वो दिखाई। उस वक्त की जो तस्वीरें हमें मिलती हैं, जो ड्राइंग्स मिलती हैं, वो बड़ी कमाल हैं। उन्होंने ज्योमेट्रिक तरीक़ाकार को ट्रिग्नोमेट्री के साथ बदल के मतलब उसके जो फल्कियाती जो जायचे हैं और जो उनकी पैमाइशें हैं उनको बेहतर बनाया। फल्कियात में अलबतानी का एक नुमाया कारनामा जो है वो शमसी साल का तयन है। वो कहते हैं कि 365 दिन हैं, 5 घंटे हैं, 40 मिनट हैं और 24 सेकेंड है। इसको इतना तवील किया इन्होंने। आज की जो मौजूदा दुरुस्त पैमाइश है उससे जो फ़र्क है अलबतानी का और जो हमारी इस वक्त की जो पैमाइश है, इसमें 2 मिनट और सिर्फ 22 सेकेंड का फ़र्क है। और डेफिनेटली अब वो जो आले हैं, जो आलात हैं, वो साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई है। अलबतानी ने जिस तरह काम किया होगा आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए। अलबतानी के काम को साइंस और फल्कियात की जो तरक्की है उसमें बहुत ही कलीदी क्या ख्याल जो है वो करार दिया जा सकता है, क्योंकि
इन्हीं बुनियादों पर फिर बाद में कोपरनिकस ने जो अफलाकी कुर्रों के मौजू पर अपनी अहद साज किताब लिखी थी, उसमें अलबतानी का जो जिक्र है आप यकीन करेंगे कि वो 23 जगहों पर आया है, यानी वो उनका जो रेफरेंस देते हैं। गैलीलियो भी और केपलर भी, उन जैसे माहिरीन भी फल्कियात में उनकी जो मुशाहिदात हैं उनका हवाला दिए बगैर नहीं रह सकते। सो अलबतानी जो है कुरून वस्ता के दौरान यूरोप में सबसे ज़्यादा मारूफ अरब माहिरीन फल्कियात में से उनको एक कहा जा सकता है। उनकी जो मरकज़ी तसनीफ़ है किताबुल ज़ीज, और वो बेसिकली है ही फल्कियाती जदोलों का मजमूआ है, और इसी किताब का बाद में तराजिम किए गए, हिस्पानवी ज़बान में इसका तर्जुमा किया गया। एक जो इसका प्रिंट शुदा एडिशन है जिसके बारे में मालूम होता है, ये 1537 में मंजर आम पर आया था। इब्न खल्दून के हवाले से बताऊं कि इब्न खल्दून ने मुस्लिम ज्योमेट्री में अलबतानी की जो तसानीफ़ है उनको आली शान करार दिया। बैज़ंतीनी तहरीरों में भी उनका बार बार जिक्र मिलता है। और अलबतानी ने इराक में 929 ईस्वी में वफ़ात पाई। अलबतानी का जो इस हवाले से काम है, पैमाइश के हवाले से काम है, जो फल्कियात के हवाले से काम है, और फिर उनके काम की वो जो सिग्निफिकेंस और जो अहमियत है कि जो बाद में साइंटिस्ट आए जिन्होंने कि बिल्कुल एक जिसको कहते हैं कि अहद साज साइंसदान थे, जिन्होंने ऐसी थ्योरीज दी, जिन्होंने मुकम्मल तौर पे हमारा जो कॉन्सेप्ट्स हैं कायनात के हवाले से वो बिल्कुल चेंज करके रख दिए, क्योंकि उससे पहले हम ज़मीन को मरकज़ मानते थे और कायनात हमारे गिर्द घूम रही है। उसके बाद ये सब कुछ तब्दील हो गया, बट इस तब्दील होने की जो बुनियादें हैं वो इन अजीम मुसलमान साइंसदानों ने फराहम की थी। अगली किस्त में किसी और अजीम मुसलमान साइंसदान का तज़किरा करेंगे, उनके काम का तज़किरा करेंगे, उनके कारनामों का तज़किरा करेंगे, और ये जो सेगमेंट्स है, ये जो सीरीज़ है, इन्हीं अजीम मुसलमान साइंसदानों के नाम है जिनकी वजह से आज जो तरक्की की हम महराज देखते हैं साइंस के हवाले से, उसकी जो बुनियादें हैं वो इन्हीं मुसलमान साइंसदानों ने फराहम की थी। तो देखते रहिए खैर रमज़ान। रमज़ान में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने रमज़ानुल मुबारक स्पोर्ट्स सीरीज़ की मंजूरी दी है। रमज़ान स्पोर्ट्स सीरीज़ मुकाबलों में पंजाब भर के 9 डिवीजन्स की मुख्तलिफ टीम्स हिस्सा ले रही हैं, और इसमें जो गेम्स शामिल है इसमें फुटबॉल है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, हॉकी है, कबड्डी है और क्रिकेट इटसेल्फ शामिल है। एंड गेस हमने किसको बुलाया इस पे बात करने के लिए? हमारे साथ वज़ीर मुशीर खेल मौजूद है पंजाब के निगरान, और आपको मालूम है वो कौन है? आपको वहाब रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सो व्हेन यू टॉक टू अ प्लेयर हु इज एक्चुअली प्लेइंग द क्रिकेट एट द सेम टाइम, एंड गवर्नमेंट का भी वो हिस्सा है, तो थोड़ा सा हमें हम फिर यही बात कर रहे थे कि अब हम एज अ प्लेयर पहले बात करते थे, अब हमें एज अ मिनिस्टर बात बट इट्स सच अ गुड फील, आई मस्ट से। विकी भाई द मिनिस्टर, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? अच्छा, वहाब भाई की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, जरा इसको फिक्स कीजिएगा। आई होप कि आप ठीक ठाक है। वहाब भाई, सबसे पहले तो जरा थोड़ा सा हमें अगर आवाज ठीक होगी है तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या इस प्रोजेक्ट के पीछे माइंडसेट है, क्या थॉट है और क्यों इसको जरूरी समझा गया है, क्या फायदा होगा इसका यूथ को? एंगेज करना है कि साथ चलें और ठीक है वहाब साहब, हम आपको इंटरप्ट कर क्योंकि आपके ऑडियो का इशू है, इसको सॉर्ट करके हम दोबारा आपसे कनेक्ट भी करते हैं और आपसे बात करने की कोशिश भी करते हैं। वहाब रियाज हमारे साथ मौजूद हैं और जो रमज़ान मुबारक स्पोर्ट्स सीरीज़ का आगाज़ किया जा रहा है उस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन साथ साथ जी आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं एक हमारे एहसास दिलाते हैं कि हमारे इर्द गिर्द अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं और जो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और उनसे भी हम बात करेंगे। वहाब रियाज साहब ने दोबारा राब्ता आई होप क्योंकि वहाब भाई आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं बिल्कुल आपको सुन पा रहा हूँ, आपको मेरी आवाज बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो आपको फिर फॉर्मल वेलकम, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और दूसरा ये, बल्कि आप फॉर्मल क्वेश्चन नहीं करते, आप पहले ये बताइए फील क्या हो रही है बीइंग असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर, आप स्पोर्ट्स के ऊपर हैं, कैसा लग रहा है आपको एक प्लेयर से एक वजीर बनने तक का सफर? देखिए एक नया एक्सपीरियंस है, बट अच्छी चीज ये है कि देखे आई वाज बीइंग पिक्ड फॉर काइंड ऑफ स्टाफ के जो हमारे मुल्क में क्रिकेट के अलावा हम देखते नहीं, और वो है स्पोर्ट्स। और जो विजन था सीएम पंजाब साहब का वो ये था कि हम लोग क्रिकेट के साथ बाकी जो स्पोर्ट्स है उनको भी हम लोग सपोर्ट करें।
सो ये बिल्कुल उनका एक इनिशिएटिव है और हम लोगों ने ये प्लान किया कि हम लोग जब ये टूर्नामेंट्स वगैरह करवाएंगे जो आज से पहले कभी ऐसे टूर्नामेंट हुए नहीं, और हम एक तो उसमें जो इंसेंटिव्स है वो बहुत अच्छे रखेंगे ताकि हम जो प्लेयर और यूथ है उसको अट्रैक्ट कर सके। देखिए जब तक कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, तो स्पोर्ट्स की तरफ कोई भी नहीं आएगा। क्रिकेट में आप देखते हैं कि चार्म है, फेम है, लोग पसंद करते हैं, शौक से अपने स्टार्स को देखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम भी उनको फॉलो करके हम भी उन जैसे स्टार्स बने। अनफॉर्चुनेटली हॉकी में एक टाइम ऐसा था जब मैं भी जाके फॉलो करता था, लेकिन अब शायद मुझे भी मोस्टली हॉकी प्लेयर के नाम नहीं पता हो जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। तो जो हमारा फोकस था वो ये था कि हम हॉकी को रिवाइव करें, और इस दफा हमने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री होगा जी पंजाब की कि हम लोगों ने जो इनामात रखे हैं अच्छा ताकि हम अट्रैक्ट कर सके। जो हॉकी का टूर्नामेंट जीतेगी टीम उसको 25 लाख मिलेंगे और जो लूजिंग टीम है उसको 15 लाख मिलेगा। ओके। और इसी तरीके से हम लोग कबड्डी को भी हमने प्रमोट किया जी, उसमें हम 10 लाख और 5 लाख, टेबल टेनिस और बैडमिंटन को 2 लाख 1 लाख। सो यू नो ये जो हम इंसेंटिव दे रहे हैं आज से पहले कभी नहीं थे, और ऑब्वियसली ये इन सब बच्चों की सपोर्ट है ताकि जो आज डिवीजन से ये बच्चे आए हैं कल को बच्चे दूसरे बच्चे इनको देखें और उनको ये हो कि यार नेक्स्ट टाइम जब ये टूर्नामेंट होगा इसमें हम लोग जाए, मेहनत भी करेंगे, आपके पास टैलेंट भी आएगा, और यू नो आपको स्पोर्ट्स में ज्यादा बच्चे जो है वो नजर भी आएंगे कि जो यहाँ पे नहीं सिर्फ पाकिस्तान के लिए भी काफी कुछ कर सकते। ठीक है। अच्छा वहाब, अभी आपने खुद भी कहा कि अनफॉर्चुनेटली आप खुद भी क्रिकेट से आप क्रिकेटर हैं, आपको अंदाजा है कि हमारे मुल्क में ज्यादातर फोकस क्रिकेट पे होते हैं और दीगर स्पोर्ट्स का आपने खुद भी मेंशन किया। अब बाकी जो स्पोर्ट्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स ऑब्वियसली वो बहुत जो कह लें वीक भी हैं, उनमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, उनको सेट करना और जो आप लोग ये इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं 9 डिवीजन पे मुख्तलिफ स्पोर्ट्स का डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन इसमें ऑब्वियसली मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स हैं, कबड्डी की बात करें, हॉकी की बात करें, उनके सेटअप या उन फेडरेशंस के स्ट्रक्चर्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। उसके लिए भी आप लोग कुछ कर रहे हैं इकदाम? देखिए बिल्कुल हमें करना पड़ेगा। आई नो देयर आर फ्यू इश्यूज जो हम लोगों को एड्रेस करने पड़ेंगे, और वो जब हम सारे टेबल पे बैठेंगे तो तब आई थिंक वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी। देखिए हम बच्चों को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, ये भी आपको साथ साथ बताता जाऊँ कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो पंजाब की गेम्स है वो डिजिटली जो हमारे ऐप्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड भी और पाकिस्तान में, जिस तरह दराज है, ARY ऐप है, तमाशा है, टैपैड है, ये सारे डिजिटल चैनल जो है ये लाइव कवरेज करेंगे। और इसका मतलब ये है कि जो बच्चे खेल रहे होंगे कबड्डी, टेनिस, क्रिकेट और हॉकी, ये सारे बच्चे जो है लोग उनको लाइव देख सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड भी लाइव देख सकते हैं। तो देखिए ये बहुत जरूरी है कि अपने प्लेयर्स को इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है, और हम जब तक अपने प्लेयर्स को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे हम रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बन सकते। तो फोकस यही है कि जी अभी आहिस्ता आहिस्ता चीजों को देखेंगे, जो मसले मसाइल हैं उनके ऊपर बातचीत होगी, उनको एड्रेस किया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम उतना जो है वो जो मसले हैं उनको सॉल्व कर सके और अपने प्लेयर्स को सपोर्ट कर सके। पंजाब की पंजाब बोर्ड है, उसमें हम पंजाब के लड़कों को ज्यादा हम लोग जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं, और ऑब्वियसली फेडरेशन अगर हमारे साथ मिलकर चलेगी तो उसमें उनका भी फायदा होगा और बच्चों का भी फायदा होगा। बिल्कुल। मुझे वहां भी ये नहीं पता कि केयर टेकर सेटअप का कितना मैंडेट होता है, लेकिन यू बीइंग अ स्पोर्ट्समैन योरसेल्फ, क्योंकि आप खुद कई ऐसे नशेबो फराज से गुजरे हैं, बल्कि गुजर रहे हैं, कि आप बेहतर समझते हैं कि एक स्पोर्ट्समैन की जिंदगी में खुशी के लम्हात बड़े कम आते हैं। वो अक्सर तो बेचारा टारगेट ओरिएंटेड चलता है जिंदगी में। तो हमारे पास इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स पंजाब से खास तौर पे और दीगर इलाकों से भी आते हैं, एंड व्हाट द लीस्ट डिमांड इज एक अच्छा जिम। वहाँ वो कहते हैं कि एक अच्छा जिम हमें मिल जाए जिसमें हम ट्रेनिंग कर लें। कुछ बहुत बड़ी डिमांड्स उनकी नहीं होती है। मुझे नहीं पता कि इस वक्त हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ स्टैंड कर रहा है, बट आप इस वक्त उस कुर्सी पे हैं जहाँ पे कम से कम कोई रिसर्च जरूर कंडक्ट हो सकती है, कुछ ना कुछ सपोर्ट जरूर हो सकता है। क्या ये चीज़ आपके माइंड में है वहाँ प्रयास? देखिए बिल्कुल मेरे माइंड में है। हमारे पास फैसिलिटीज बहुत हैं, लेकिन हम वो जो फैसिलिटीज है ना उनको हम चाहते हैं कि वो बेस्ट फैसिलिटीज हो। वो फैसिलिटीज जो है वो दुनिया के, अगर यहाँ की कुछ जिम है या जो प्लेयर्स का जिम है वो ऐसा जिम हो जो दुनिया में वो कहीं पर भी जाए तो उनको ये ना हो कि यार हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज नहीं है। सो वी वांट टू प्रोवाइड देम विद द बेस्ट। ग्रेट। वांट टू प्रोवाइड विद द बेस्ट। तो हमने बिल्कुल बात की है इन चीजों के ऊपर, स्ट्रक्चर पे हमारी बात हो रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम एक बहुत बड़ा एक जो है वो ट्रेनिंग सेंटर जो है वो हम लोग इनॉग्रेट करें, और वो इनॉग्रेट करके वहाँ पे हमारे जो बेस्ट प्लेयर्स हैं
वो आए, एथलीट्स आए, वो आए, ट्रेन करें ताकि उनको कभी किसी भी चीज़ की कोई कमी ना रहे। जरूर। अनफॉर्चुनेटली मैंने जो देखा है उसमें बिल्कुल चीज़ें जो है पैरेंट से एज ए स्पोर्ट्समैन तो हाँ चीज़ें अप टू द मार्क नहीं है, बट हम लोगों को ये काम करना, जो हम लोगों ने इस पर बात की है और हम कोशिश करें कि फैसिलिटीज हमारे पास पूरे पंजाब में, आप कहीं पे भी चले जाएंगे आपको हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, इन सबके जो है वो हर एक ग्राउंड वगैरह मिलेंगे, कोर्स मिलेंगे, लेकिन उनको वर्ल्ड क्लास कैसे करना है ताकि हमारे बच्चे जब जाए तो उनको उस चीज का एक्सपोजर मिले, उसको पे काम करना बहुत जरूरी है। चलें, आप वी ग्लैड कि आपके नॉलेज में है ये बात। That's great. अच्छा वहाब, एक और सवाल, ऑब्वियसली आप मुख्तलिफ प्लेयर्स से मिल भी रहे हैं जब से आपने ओहदा संभाला है और आपने मुख्तलिफ जो खेलें स्पोर्ट्स के प्लेयर्स से मुलाकात भी की है। कॉमनली क्या मसाइल हैं प्लेयर्स को जब वो इंटरनेशनल टूर्स पे भी जाते हैं या रिप्रेजेंटेशन भी होती है उनकी, कुछ ऐसी चीज़ा चीज़ें जो आप हमारे साथ शेयर भी कर सकें और जिनको आप सॉर्ट करने के लिए एज अ केयर टेकर सेटअप उस पर इनिशिएट भी कर सकते हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारी प्लेयर से बिल्कुल मुलाकात हो रही है और हम चाह रहे हैं कि हम बाकी स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करें। जब मैंने शुरू किया था तो मुझे लाहौर से खेलने का मौका नहीं मिला, तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि मुझे हैदराबाद जाके खेलना पड़ा। क्रिकेट का इतना टैलेंट था कि लाहौर की टीम में मेरी जगह नहीं बन रही। ठीक है, अपने देखें जो क्रिकेटर्स हैं उनकी भी एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। ठीक है जी, हम लोगों ने भी घर बार छोड़े, ऐसे होटलिंग की, पानी नहीं मिलता था पीने को सही तरीके से, तो ये सारे पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, स्पेशली एक स्पोर्ट्समैन की। लेकिन क्रिकेट को इतना फरोग इसमें मिला कि जब हमने देखा कि आप पाकिस्तान टीम में खेल रहे तो आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल लीग शुरू हो गई। जब वो इंटरनेशनल लीग शुरू हो गई तो अगर कोई बच्चा पाकिस्तान नहीं खेल रहा और वो इतना केपेबल था कि वो किसी और लीग में दूसरी टीमों उसको पिक कर ले और वो वहाँ पे खेले, तो उसका एक घर का सिस्टम या एक अपना जो है वो उसका एक सिस्टम जो है वो चलता रहता है। तो बेसिकली इन चीज़ों को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है कि अगर दुनिया में क्रिकेट तो बहुत पॉपुलर है, फुटबॉल भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो बाकी टीमें, बाकी जो स्पोर्ट्स है सॉरी, उसमें हम लोगों को लीग सिस्टम शुरू करना पड़ेगा। बेशक हम एक छोटे लेवल पे करें लेकिन वो लीग सिस्टम होना चाहिए। फिर हर एक साल मैं इस चीज से बिलीव करता हूँ कि आपके पास एक शेड्यूल होना चाहिए हर साल तक, कि आपके प्लेयर्स को पता हो कि यार इस महीने में हमें क्या क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारी अचीवमेंट क्या है।